Discretization. Generating task primitives. हम लोग डेटा माइनिंग टास्क प्रिमिटिव्स तक देख लिए थे, फिर उससे आगे हम लोग करते हैं। ओके सर। डेटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेज का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखे थे। ठीक है, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो डीबीएमएस है, ठीक है, डीबीएमएस में हम लोग क्या यूज करते हैं, एसक्यूएल यूज करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, उसी तरह डेटा माइनिंग में हम लोग क्या यूज करते हैं, थोड़ा सा सिमिलर ही है, डीबीएमएस के एसक्यूएल जैसा ही है। यहाँ हम लोग यहाँ ये जो लैंग्वेज है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा माइनिंग का एक फॉर्मल डेफिनेशन दिया हुआ है कि यूजर डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, प्रोसेस करना और उससे कुछ मीनिंगफुल इंसाइट निकालना जिससे कि हम कुछ डिसीजन ले सके। ठीक है, तो डेटा माइनिंग में जो डेटा हम लोग को मिलता है डिफरेंट डेटा सेट से, ठीक है, वो हमेशा मतलब प्रॉपर डेटा होगा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो एरोनियस हो सकता है, करप्टेड डेटा हो सकता है, मिसिंग डेटा हो सकता है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट डेटा हो सकता है। ठीक है, तो वेल डेवलप्ड यूजर इंटरफेस इज नीडेड इवन दो मेनी वेल डेवलप्ड यूजर इंटरफेसेस आर देयर। ठीक है, तो हम लोग का जो हम लोग डेटा माइनिंग का क्वेरी जहां पर लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं DMQL, डेटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेज। अभी DMQL में और ज्यादा मतलब रिसर्च चल ही रहा है। ठीक है, इसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, अभी तक हम लोग उसको फॉर्मली जैसे एसक्यूएल को हम लोग बोलते हैं कि इट इज अ डीबीएमएस लैंग्वेज, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो डीएमक्यूएल को हम लोग अभी तक स्टैंडर्ड लैंग्वेज का दर्जा नहीं दे पाए हैं। ठीक है, इट इज अ डिराइव्ड लैंग्वेज दैट स्टैंड्स एज अ जनरल क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आइडियाज क्या क्या है डीएमक्यूएल। ठीक है, डेटा माइनिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, करस्पॉन्डिंग डेटा सेट मस्ट बी डिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ अ डेटा माइनिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, एसक्यूएल में भी जब हम लोग को कुछ क्वेरी करना होता था तो हम लोग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स करते थे, रिक्वेस्ट करते थे। ठीक है, मतलब कुछ क्वेरी लिख के क्या करते थे, वो पर्टिकुलर वैल्यूज या वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट ही तो करते थे। ठीक है, जैसे हम लोग लिखते थे सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम से ईएमपी टेबल, तो यानी कि ईएमपी टेबल में जितना रिकॉर्ड्स है जो भी है, ठीक है, जो भी रोज एंड कॉलम्स पूरा सब चीज आ जाए, या कोई पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट, पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करना होता था। ठीक है, तो हम लोग सर्वर को इस तरह से रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ही देते हैं। यूजर रिक्वेस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ डेटा सेट इन द डेटाबेस। ठीक है, एक डेटाबेस जो है बहुत सारा टेबल से बने रहता है। ठीक है, एंड एक टेबल अपने आप में कितना बड़ा होता है। ठीक है, तो डेटा सेट यानी उससे भी बड़ा होता है। ठीक है, एनर्मस अमाउंट ऑफ डेटा डेटा सेट में रहता है। तो पूरा डेटा को अगर हम एक साथ देखते हैं तो उससे मेरे को कुछ डिसीजन लेना या उससे कुछ इंसाइट लेना, मतलब इंसाइट पे पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डेटा सेट, ठीक है, उससे डील करते हैं। ठीक है, जो मेरे काम का है। ठीक है, तो डेटा माइनर कैन यूज द डेटाबेस क्वेरी टू रिट्रीव द सुटेबल डेटा सेट बिफोर द प्रोसेस ऑफ डेटा माइनिंग। ठीक है, तो मतलब स्पेसिफिकली क्वेरी होगा, जैसे एसक्यूएल में भी क्या होता था, सिंटैक्स होता था। ठीक है, एसक्यूएल क्वेरी का भी एक पर्टिकुलर सिंटैक्स है कि इस तरह से लिखना है, क्वेरी लिखना है तो इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो हम लोग का डीएमक्यूएल में भी उस तरह से
पर्टिकुलर वे है, वे ऑफ राइटिंग है. Need of a query language collects the superset from which we can derive the required data. Okay. Extraction of relevant data from huge dataset cannot be performed by manual work. So development methods are there. ठीक है. DMQL, a command to retrieve specific data set or data from the database. ठीक है. डेटा सेट जो होता है ना, बहुत ह्यूज एनर्मस डेटा सेट होता है, एंड डेटा सेट्स को प्रोसेस करने के लिए जो मतलब प्रोसेसर्स का जरूरत पड़ता है, ठीक है, वो भी मतलब हाई कैपेसिटी प्रोसेसर्स होना चाहिए. ठीक है. जैसे कुछ डेटा सेट है, ठीक है. एक मिनट, डेटा सेट का मैं एग्जांपल्स थोड़ा निकालता हूँ, एक मिनट. तो लिस्ट ऑफ डेटा सेट्स, एक मिनट. एक मिनट. अगर हम लोग ये लिस्ट ऑफ डेटा सेट्स देखें, ठीक है, तो मतलब अलग अलग यहाँ पर डेटा सेट्स है, ठीक है. कुछ लिंक्स भी दिया हुआ है. पोर्टल नेम CKN, ठीक है, फिर DKAN, डेटा वर्स, ठीक है, फिर डी स्पेस OpenAML, ठीक है. तो यहाँ पे सुटेबल टाइप ऑफ एप्लीकेशंस क्या क्या है? एकेडमिक टॉरेंट्स है, Amazon डेटा सेट्स है, डेटा वन, ठीक है, IBM जुपिटर, ठीक है, ये सब डेटा सेट है. ठीक है. ह्यूज डेटा इसमें रहता है. कैगल, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड. स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर. हाँ, तो जैसे हम लोग का मोस्ट कॉमनली यूज जो डेटा सेट यूज होता है, मतलब डेटा साइंस में, डेटा माइनिंग में या मशीन लर्निंग में, ठीक है, वो कैगल ही है. ठीक है. इसके अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन जनरली कैगल डेटा सेट्स को हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. तो कैगल डेटा सेट्स में अगर हम जाएंगे तो इसमें, एक मिनट, ऐसे तो वो बिना मतलब आई थिंक लाइसेंस इसका चाहिए देखने के लिए इसको. तो ये जैसे है ना, ठीक है, ये एक डेटा सेट दिख रहा है हमको, ठीक है, test.csv. ठीक है. कैगल अपने आप में बहुत सारा डेटा सेट्स को कंटेन करता है. तो डेटा सेट्स के बारे में, जैसे ये एक टरबाइन पावर जनरेशन का डेटा सेट है, ठीक है. तो आवरली मेट्रोलॉजिकल डेटा विद पावर आउटपुट, मेजरमेंट कलेक्टेड बिटवीन जनवरी, ये उसके बीच का कुछ डेटा है इसमें. ठीक है. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को कि test.csv, एंड ये जितना कॉलम्स है, यहाँ पे एक इंडेक्स कॉलम है. ठीक है. फिर और भी बहुत बड़ा है ये, इसको मैं थोड़ा स्क्रीन में एक्चुअली मेरा फिट ही नहीं हो पा रहा है. ठीक है. तो इतना सारा वो डेटा, स्मॉल स्मॉल इंडेक्स कॉलम, टाइम स्टैम्प, लोकेशन, ठीक है, टेम्परेचर. तो अलग इसका डेटा सेट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें ना, बहुत अलग. एक मिनट. तो डेटा सेट का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो बहुत अलग टाइप का है. ठीक है. इसमें बहुत सारा, अभी तो मेरे को इतना सारा रोज एंड कॉलम्स दिख रहा है. ठीक है. बहुत सारा हो सकता है बेस्ड ऑन जैसा जैसा है उसका स्ट्रक्चर. तो इसमें हमको अराउंड आई थिंक 12 या 10 या 12 कॉलम्स दिख रहा है ना. एंड उसके बाद जितना डेटा है, तो किस तरह से इसका फॉर्मेट है, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है. तो ये तो एक डेटा सेट हो गया. फिर और डिफरेंट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड अगर कुछ डेटा सेट्स चाहिए,
ठीक है, एआई पावर्ड जॉब मार्केट। तो ये डेटा सेट के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एंड फिर ये फाइल दिया हुआ है, कोड। एक मिनट। तो इस तरह का ये भी, ये देखिए, ये कोई टैबुलर फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक डेटा नीचे जो है इसका टेबल दिया हुआ है, तो मतलब उसके अंदर फिर ये डेटा सेट इसका दिया हुआ है, जॉब टाइटल, इंडस्ट्री, ठीक है, कंपनी साइज, लोकेशन, तो डिफरेंट डेटा सेट्स यहाँ दिया हुआ है। तो ये तो थोड़ा ह्यूज डेटा सेट है, मेरा इसमें भी नहीं आ रहा है पूरा डेटा सेट, बहुत बड़ा डेटा सेट है ये, बहुत सारा रिकॉर्ड्स है इसमें, है ना। तो इस तरह का अलग अलग वे ऑफ डेटा सेट्स होता है, ठीक है। समझ में रहे डेटा सेट्स क्या होता है? Yes, sir. तो अलग अलग उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ठीक है, डेटा सेट का। एक मिनट। तो ये डेटा सेट्स जो है, जैसे ये कैगल का डेटा सेट था, ठीक है, हम लोग को ऑनलाइन दिखा एज अ CSV फाइल दिख रहा था, हालांकि वो कुछ पार्ट ही है, एंटायर डेटाबेस का वो कुछ पार्ट ही है, एंटायर डेटा सेट उससे भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट एक सैंपल दिया हुआ था, सैंपल डेटा सेट से हम लोग देख रहे थे। तो वो डेटा सेट से क्वेरी करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्वेरी लिखते हैं, डेटा माइनिंग रिक्वेस्ट लिखते हैं। बैकग्राउंड नॉलेज, ठीक है, तो नॉलेज अबाउट द डेटा होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग जो डेटा सेट हम लोग देखे, ठीक है, उसमें जो एम्प्लॉय वाला लोगों का देख रहे थे, एम्प्लॉयज और लोकेशन, तो उसमें मेरे को स्ट्रक्चर भी दिख रहा था, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो टरबाइन वाला डेटा सेट देख रहे थे, ठीक है, तो उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं था, सिंपली रोज एंड कॉलम्स था, उसमें कुछ डेटा था, ठीक है। तो अगर मेरे को पता ही नहीं रहेगा कि किस तरह का, मतलब क्या रीडिंग है, क्या मीनिंग है उन डेटा का, ठीक है, तो हम प्रॉपरली एक्सट्रैक्शन और एग्रीगेशन का काम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद है जनरलाइजेशन। When data in data set is not generalized, often data would be form of unprocessed primitive integrity concept. तो generalized होना चाहिए, नहीं तो फिर unprocessed primitive integrity constraints रहेगा, roughly associated with multi-valued data set and their dependencies, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जनरलाइजेशन उस डेटा सेट का हो जाना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, अवॉइड द कलेक्शन ऑफ लेस डिजायरेबल और अनवांटेड डेटा फ्रॉम डेटाबेस। Efficient exposure values or threshold must be specified for the flexible data mining and to provide compulsive interaction which makes user experience interesting. The four parameters of data mining, ठीक है, क्या क्या पैरामीटर्स है, फोर पैरामीटर्स क्या क्या है। The first parameter is to fetch the relevant data set from the database in the form of relational query, ठीक है। By specifying this primitive relevant data are retrieved, ठीक है, relevant data set database से हम fetch कर रहे हैं। Second parameter is the type of resource or information extracted. This primitive includes generalization, association, classification, characterization, and discrimination rules. Okay. The third parameter is the hierarchy of data set or generalization relationship, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स है, ठीक है। फाइनल पैरामीटर प्रोफिशिएंसी ऑफ डेटा कलेक्टेड। तो हम लोग थोड़ा सा सिंटैक्स की ओर जाते हैं, ठीक है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे, बैकर्स नॉर फॉर्म, BNF फॉर्म बोलते हैं इसको। ये उसका सिंटैक्स है कि पहले यूज डेटाबेस करेंगे, फिर हायरार्की रूल कुछ रहेगा रिलेटेड टू, फ्रॉम, रिलेशन, ऑर्डर, थ्रेशोल्ड। तो यहाँ देखते हैं किस चीज का क्या मीनिंग है, ठीक है। फर्स्ट लाइन रिट्रीव्स द रिक्वायर्ड डेटाबेस, ठीक है, या डेटा सेट जो भी है। पहला लाइन यूज डेटाबेस लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो यूज डेटाबेस मतलब जो रिक्वायर्ड डेटाबेस है उसको हम लोग यहाँ रिट्रीव कर रहे हैं। सेकेंड लाइन यूजेस हायरार्की, वन हैज चोजन हायरार्की नेम, हम लोग हायरार्की के बारे में पहले ही देख चुके थे, तो वो हायरार्की कौन सा हायरार्की यूज हो रहा है, ठीक है, वो हम लोग स्पेसिफाई कर। रूल स्पेसिफाइड, यू नो टाइप ऑफ रूल्स टू बी स्पेसिफाइड, कुछ रूल्स अगर है, ठीक है, तो वो रूल्स को यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। रिलेटेड सेट बेस्ड एट्रीब्यूट, ठीक है। द फ्रॉम एंड वेयर क्लॉज, यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है, अच्छा, रिलेटेड टू, ठीक है,
रिलेटेड सेट बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट, एग्रीगेशन विच हेल्प्स इन जनरलाइजेशन, रिलेटेड टू में वही लिखते हैं हम लोग। फ्रॉम सॉरी वेयर कंडीशन में जो कंडीशन है वो लिख देंगे, जैसे हम लोग वेयर क्लॉज एसक्यूएल क्वेरी में भी यूज करते थे। फ्रॉम एंड वेयर क्लॉज मेक श्योर ऑफ द गिवन कंडीशन बीइंग सैटिस्फाइड, ठीक है। Then they are ordered using order by for designated threshold value with respect to attributes, ठीक है। ऑर्डर बाई मतलब असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में करना है, किस ऑर्डर में करना है, तो ऑर्डर बाई क्लॉज। और द रूल्स इन DMQL, generalization, generalize data into relation name, association, find association rules as rule name, classification, find classification rule according to attribute, characterization, find characteristics rule, discrimination for class 1 with condition 1 from relation 1 in contrast to class 2 with condition 2 relation 2, kind of threshold, ठीक है। एक मिनट, थ्रेशोल्ड जो होता है, ठीक है, उसका यूज होता है कि सपोज कोई फ्रीक्वेंट आइटम सेट है, ठीक है, उसको मेरे को रिमूव करना है, ठीक है, तो उसको हम लोग थ्रेशोल्ड बोलते हैं। जिसको एक्सक्लूड करना है, threshold is used to eliminate item excluded in the frequent item set, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म है अच्छा, सपोर्ट और कॉन्फिडेंस तो उसमें नहीं है, ठीक है। तो मेंटेनिंग अ सेट ऑफ थ्रेशोल्ड वैल्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को मेंटेन करना है in extracting useful and engaging data sets from a heap of data, ठीक है। थ्रेशोल्ड वैल्यू किसमें हेल्प करता है? रेलिवेंस ऑफ द डेटा एंड हेल्प्स इन ड्राइविंग सर्च फॉर इंटरेस्टिंग डेटा सेट्स। The type of thresholds in rule mining can be categorized into 3 classes, ठीक है। Significance threshold, to present a data set in the mining process, the data set must be verified for having at least some significant proof of pattern within itself, ठीक है। तो सबसे पहले डेटा सेट को वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है, मतलब वेरीफाई करना पड़ता है। एंड और हम लोग को ये फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, कि उसमें कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न, मतलब डेटा सेट से हमको कोई पर्टिकुलर पैटर्न मिल रहा है कि नहीं। पैटर्न मतलब क्या है? सपोज जैसे हम देख रहे हैं कि विंटर गारमेंट्स का परचेज जो है वो दिसंबर के महीने में ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो एक पैटर्न मिलना, डेटा सेट से हमको एक पैटर्न मिल रहा है। माइनिंग एसोसिएशन रूल्स, एसोसिएशन रूल हम लोग देखे थे, दे आर कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड्स। पैटर्न फाउंड विद इन द मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड विद फ्रीक्वेंट डेटा आइटम्स। Characteristics rule, they are noise thresholds. Pattern which cannot cross this threshold are denoted as noise. Rule redundancy threshold prevents the redundancy of the data set. ये redundancy को prevent करता है। Rule confidence threshold, ठीक है। थ्रेशोल्ड ये तो फॉर्मूला जस्ट दिया हुआ है, कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड 0.9 एंड रिडंडेंसी थ्रेशोल्ड 0.04। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट हायरार्कीज, प्रिसाइज डेटा माइनिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। हम लोग कॉन्सेप्ट हायरार्की पहले भी देखे थे, ठीक है। एट स्कीमा लेवल conceptual hierarchy can be specified the schema level. Query, define hierarchy student result hierarchy on marks as year, department, class, section. Attribute department is more general than the student's year but less general than the class and section in which student studies.
Set grouping, the hierarchy is specified based on the concept grouping technique which provides the obvious appearance of lower and higher levels. यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 8 to 12 जो है, हम लोग एज का पहले ही देख चुके थे कि एज का हायरकी 8 to 12 years का अगर कोई है तो उसको हम लोग चिल्ड्रन बोल रहे हैं। 13 years से 18 years में कोई है तो उसको हम यंग अडल्ट बोल रहे हैं। 19 years से 100 साल तक का किसी का एज है तो उसको हम अडल्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो सेट ग्रुपिंग कर दिए। ये जो फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं, ये वाला जो हम लोग अभी समझे जिस चीज को, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ग्रुपिंग में लिखना। ठीक है, ऑपरेशन डिराइव्ड हायरार्की, एज ग्रुप 1, एज ग्रुप 3, ठीक है, कंपेयरिंग रेंजेस और इवन बाय क्लस्टरिंग यूजिंग डेटा एल्गोरिदम्स, rule based hierarchy, specification is done based on rules. There will be a small number of rule at lower level and increase in higher level. If maximum selling price less than 300, moderate royalty less than level 0, all maximum selling price greater than 300, maximum selling price less than 275. To enhance the experience of user, the user can request a specified data set or pattern to see in a specified format. एग्जाम्पल डिस्प्ले एज ग्राफ भी हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन ऑफ अ डीएम क्यूएल इन अ बुक डेटाबेस, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखते हैं कि बुक का कैसे क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे सपोज हम क्वेरी लिख रहे हैं, एक बुक डेटाबेस है, उसका स्कीमा नीचे लिखा हुआ है। स्कीमा मतलब उसका स्ट्रक्चर कि किसमें क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो एक बुक एक एंटिटी है, उसमें क्या क्या कॉलम्स है, बुक नेम है, बुक आईडी, बुक कैटेगरी, जेनर किस टाइप का बुक है, मतलब फिक्शन है या ऐसा स्टोरी है, क्या है जेनर, बुक टाइप। तो बुक का एक एंटिटी हो गया। ठीक है, बुक का डेटा इसमें रहेगा। उसके बाद फिर ऑथर। ठीक है, ऑथर का क्या क्या मतलब एट्रीब्यूट्स है, ऑथर नेम है, फोन नंबर है, एड्रेस है, पब्लिशिंग, पब्लिशर नेम, पब्लिशिंग आईडी और कॉस्ट, पब्लिशिंग करने का कितना कॉस्ट है, बायर जो उसको खरीद रहा है बुक को। ठीक है, बायर का नाम, बायर आईडी एंड बायर एड्रेस। तो एज अ मार्केटिंग मैनेजर of a national publishing house, Joel wants to categorize the purchasing trends of buyers. तो ये यहाँ सब डिटेल्स है, यहाँ डेटा है। ठीक है, उसमें बुक का जितना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ऑथर कौन कौन है, पब्लिशिंग, पब्लिशर का नेम है और बायर। ठीक है, तो अगर जोएल को परचेजिंग ट्रेंड्स ऑफ द बायर को देखना है, ठीक है, कि कस्टमर्स जो हैं किस तरह का बुक्स खरीदना चाहते हैं। ठीक है, परचेजिंग द ट्रेंड ऑफ अ बुक दैट इज प्राइस एट नो लेस देन 300, तो 300 के अराउंड बुक्स का परचेजिंग ट्रेंड देखना है। कंसर्निंग मतलब 300 में कौन सा बुक का कैटेगरी में बुक ज्यादा बिक रहा है, कौन सा टाइप का बुक मतलब ई बुक ज्यादा बिक रहा है या पेपर बैक। ठीक है, जैसे कुछ लोगों को ई बुक पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, फिर कुछ लोगों को पेपर ई बुक मतलब हमेशा सिस्टम के सामने बैठे रहो या फोन के सामने बैठे रहो, तो बहुत लोग पसंद करते हैं कि हमको पेपर बैक ही चाहिए, है ना, पेपर बैक बुक ही पढ़ना पसंद करते हैं। टाइप ऑफ बुक, ई बुक, पेपर बैक एंड द जेनर इन विच द बायर परचेज्ड। The aim is to find the percentage of buyers with the given characteristics trend. Joel is only interested in purchasing purchases made as an e-book. He wants to display the result data in a form of a table. तो एम क्या है, कितना परसेंटेज ऑफ बायर्स गिवन ट्रेंड के हिसाब से। ट्रेंड क्या है कि 300 तक का बुक होना चाहिए, और कंसर्निंग द बुक कैटेगरी, उसमें कौन सा कैटेगरी या किस टाइप का बुक सेल हो रहा है या किस जेनर का बुक बायर खरीद रहे हैं। तो उसके लिए जो क्वेरी है कैसे लिखेंगे, डेटाबेस, नेशनल पब्लिशर का डेटाबेस को हम लोग यूज करेंगे। हायरकी, एज हायरकी फॉर बी कैटेगरी, माइन कैरेक्टरिस्टिक्स, बायर परचेजिंग, बायर किसको परचेज कर रहे हैं, रिलेटेड टू बी कैटेगरी, बी टाइप, बुक का कैटेगरी हम लोग पहले ही यहाँ पे किए थे कि हमको 300 में क्या क्या चीज चेक करना है, बुक का कैटेगरी, है ना। एक मिनट,
300 में हमको बुक का कैटेगरी पे करना है, परचेजिंग ट्रेंड देखना है, बुक का पेपर बैक किस टाइप का बुक है और कौन सा जेनर है वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बी कैटेगरी में देखें, बुक कैटेगरी, माइन कैरेक्टरिस्टिक्स एज बायर परचेजिंग, एनालाइज सेल परसेंट रिलेटेड टू बुक कैटेगरी, टाइप ऑफ बुक एंड बुक जेनर फ्रॉम बायर एक्स, बुक बी, परचेज पी। उसमें हम क्या देखना चाह रहे हैं, बुक कितना सोल्ड हुआ। ठीक है, बुक जो सोल्ड हुआ वो एस है, बुक कैटेगरी सी है, वेयर बायर आईडी इज बुक आईडी एंड परचेजर बायर परचेज, कौन से बुक ने मतलब कौन से बायर ने क्या परचेज किया और वो एक्स क्या है यहाँ पर, बायर एक्स। ठीक है, विथ नॉइज थ्रेशोल्ड 0.7%, 0.7% डिस्प्ले एज अ टेबल। ठीक है, तो इसमें एक मिनट इसको, तो in the field of data mining, efficient graphic user interface GUI are required to perform efficient functions. So relational database languages like SQL play a major role in creating many development system. ठीक है, collection, manipulation, presentation becomes easy if one standardize the use of DM का square query language, तो हम लोग core query language के तौर पे यूज करते हैं. When it comes to developed GUI where graph or improved presenting structure is used, it becomes difficult to locate places. So only after severe experimenting, DMQL can replace SQL as a core query language. उसके बाद हम लोग, ये हम लोग का प्रिमिटिव लैंग्वेजेस हो गया, DMQL हो गया. उसके बाद हम लोग का इस यूनिट 3 में क्या बचता है, सिस्टम आर्किटेक्चर, concept description, characterization, comparison, analytical characterization. टाइप्स एंड पार्ट ऑफ डेटा माइनिंग आर्किटेक्चर. ठीक है, तो डेटा माइनिंग का फॉर्मल डेफिनेशन दिया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस का यूज करते हैं हम लोग. आर्किटेक्चर ऑफ डेटा माइनिंग, इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं. आर्किटेक्चर स्क्रीन दिख रहा है ना? तो नॉलेज बेस है यहाँ पर, फ्रंट एंड जिसपे हम काम करते हैं, वो किससे इंटरेक्ट कर रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से इंटरेक्ट कर रहा है. पैटर्न इवैल्यूएशन मॉड्यूल्स, ठीक है, पैटर्न इवैल्यूएशन मॉड्यूल्स नॉलेज बेस से इंटरेक्ट कर रहा है. डेटा माइनिंग एप्लीकेशन नॉलेज बेस से इंटरेक्ट कर रहा है. फिर वो डेटाबेस सर्वर में जा रहा है जहां पर डेटा क्लीनिंग, इंटीग्रेशन एंड सिलेक्शन का काम हो रहा है. उससे फिर जिसको डेटा चाहिए, www डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस, अदर डेटा रिपोजिटरीज, जिसको चाहिए उसको रिसीव किया जा रहा है. तो हम लोग बेसिक वर्किंग थोड़ा सा पढ़ते हैं. It all starts when the user puts up certain data mining requests. These requests are then sent to data mining engines for pattern evaluation. यूजर डेटा माइनिंग रिक्वेस्ट पुट अप करता है. एक मिनट. So it all starts when the user puts up certain data mining requests. These requests are then sent to data mining engines for pattern evaluation. Pattern evaluation के लिए ये request को send किया जाता है. Application try to find the solution to the query using already present database.
ऑलरेडी प्रेजेंट डेटाबेस से सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है. मेटा डेटा देन एक्सट्रैक्टेड टू सेंड फॉर प्रॉपर एनालिसिस टू द डेटा माइनिंग इंजन. तो मेटा डेटा है उसको एनालिसिस के लिए भेजा जाता है. ठीक है. समटाइम्स मेटा डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एनालिसिस के लिए भेजा जाता है. Sometimes interact with pattern evaluation module to determine the result. The result is then sent to the result को फिर front end में send किया जाता है. ठीक है. A detailed description of parts of data mining architecture क्या क्या है. Data sources कहाँ कहाँ से data आता है. Database से आता है. World Wide Web, data warehouse are a part of data sources. The data in these sources may be in the form of plain text के format में हो सकता है, spreadsheet के format में हो सकता है, या फिर कोई अदर forms of media like photo or video. www is one of the biggest sources of data. The database servers contain the actual data ready to be processed. It performs the task of handling data retrieval as per request of the user. Data mining engine, one of the core components of data mining architecture that perform all kinds of data mining technique, association, classification, characterization, pattern evaluation modules. They are responsible for finding interesting pattern in the data. Sometimes they interact with the database server for producing the result of the user request. Graphic user interface. Since the user cannot fully understand the complexity of data mining process, graphic user interface help user to communicate effectively with the data mining system. Knowledge base, important part of data mining engine that is quite beneficial in guiding the search for result patterns. The objective of knowledge base is to make the result more accurate and reliable. Type of data mining architecture, क्या क्या है data mining architecture वो देखते हैं. No coupling. No coupling architecture retrieves data from particular data sources. Does not use database for retrieving the data, which is otherwise quite an efficient and accurate way to do the same. The no coupling architecture for data mining is poor and only used for performing very simple data mining process. Okay. Loose coupling. Loose coupling architecture data mining system retrieve data from database and store data in those systems. Mining is for memory based data mining architecture. उसके बाद है सेमी टाइट कपलिंग. वेरियस एडवांटेजेस फीचर ऑफ द डेटा वेयरहाउस सिस्टम. सॉर्टिंग, इंडेक्सिंग, एग्रीगेशन. टाइट कपलिंग, most important component or features are employed for performing data mining task. Advantages of data mining: assist in preventing future adversaries by accurately predicting future trends, contribute to the making of important decisions, compress data and valuable information, provide new trends and unexpected patterns, helps to analyze huge data sets, aid company to find, attract and retain customer, helps the company to improve its relationship with the customer, assist company to optimize their production according to the likability of a certain product, thus saving cost to the company. Disadvantages: excessive work intensity requires high performance team and staff training, requirement of large investment का जरूरत होता है, lack of security है, inaccurate data, wrong output दे सकता है, use database are quite difficult to manage. हम लोग यहाँ और एक जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक था वो देखते हैं, कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन, उसका कैरेक्टराइजेशन, कंपैरिजन एंड एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन. तो कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन का इंट्रोडक्शन क्या क्या है देखते हैं. डेटा माइनिंग क्लासिफाइड टू कैटेगरीज में डेटा माइनिंग क्लासिफाइड होता है. ठीक है. एक है डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग,
and predictive data mining. Descriptive data mining describes the data set in a concise and summative manner and present interesting general properties of the data. Predictive data mining analyzes the data in order to construct one or set of model and attempts to predict the behavior of new data sets. ठीक है. डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, कॉन्साइज और समेटिव मैनर को डिस्क्राइब किया जाता है, जनरल प्रॉपर्टीज को प्रेजेंट किया जाता है. प्रिडिक्टिव में analyzes the data in order to construct one or more set of models and attempt to predict the behavior of new data set. Database is usually storing the large amount of data in great detail. However, users often like to view set of summarized data in concise descriptive terms. Such data description may provide an overall picture of a class of data or distinguish it from a set of comparative classes. Users like the ease and flexibility of having data set described. एक मिनट. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेटा माइनिंग कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज, डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग और प्रिडिक्टिव डेटा माइनिंग. डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, कंसाइज और समेटिव मैनर में हम लोग डेटा सेट को डिस्क्राइब करते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटा को प्रेजेंट करते हैं. प्रिडिक्टिव में क्या होता है, मॉडल्स बनाते हैं, सेट ऑफ वन और मोर मॉडल एंड प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ न्यू डेटा सेट्स. मॉडल्स के आधार पे नया डेटा सेट्स हम लोग मतलब नया डेटा सेट्स का बिहेवियर को प्रिडिक्ट करते हैं. Database is usually storing large amount of data in great detail. However, users often like to view set of summarized data in concise descriptive terms. Such data description may provide an overall picture of a class of data or distinguish it from comparative classes. Users like the ease and flexibility of having data set. Such descriptive data mining is called concept description. ठीक है, बेसिकली डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग जो है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन. सिंपलेस्ट काइंड ऑफ डिस्क्रिप्टिव डेटा माइनिंग इज कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन. कॉन्सेप्ट refers to a collection of data such as frequent buyers, graduate students, and so on. As a data mining task, concept description is not a simple enumeration of the data. Instead, concept description generates description for characterization and comparison of the data. Sometimes called class description, where the concept to be described refers to class or of objects. Characterization provide a concept and succinct summarization of the given collection of data, while concept or class comparison provide discrimination comparing two or more collection of data. Since concept description involves both characterization and comparison technique, for accomplishing each of these tasks, we'll study. Concept description has close ties with the data generalization. Given the large amount of data stored in database, it is useful to describe concept in concise and succinct terms at generalized at multiple levels of abstract facilities users in examining general behavior of the data. ABC company database, instead of examining individual customer transactions, sales manager may prefer to view data generalized to higher levels, such as summarized to high levels, such as summarized by group, customer group according to geographic region, frequency of purchases per group, and customer income. Such multi-dimensional, multi-level data generalization is similar to multi-dimensional data analysis in data warehouse. Complex data types and aggregation, data warehouse and OLAP tools हम लोग इसमें यूज करते हैं. ठीक है, that views the data in the form of data cube. ठीक है, डेटा क्यूब के फॉर्मेट में हम लोग देखते हैं. OLAP सिस्टम जो है बहुत बार मतलब जो सिंपल मेजर्स जैसे काउंट फंक्शन, सम फंक्शन, एवरेज, in current OLAP system apply only to numeric data. Aggregation of attributes may include sophisticated data types such as collection of non-numeric data, merging of spatial region, okay, composition of images, integration of text, and grouping of object pointers. तो एग्रीगेशन मतलब क्या है, एक साथ कर देना. ठीक है, तो क्या क्या चीज एक साथ हम लोग करते हैं उसी बारे में यहाँ डिस्कस हुआ है.
User control versus automation. Drill down, roll up, slicing, dicing are directed and controlled by users. Although the control in most OLAP system is quite user friendly, user do require a good understanding of role of each dimension. Dimension क्या होता है हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है. Data warehousing and OLAP technology have been evolving towards handling more complex type of data and embedding more knowledge and discovery mechanisms. तो OLAP के बारे में ही यहाँ जो भी है बताया गया है. ऊपर में एक टर्म लिखा हुआ है कंपैरिजन एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन. तो पहले हम लोग देखते हैं जनरलाइजेशन एंड समराइजेशन बेस्ड कैरेक्टराइजेशन. डेटा एंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. डेटा और ऑब्जेक्ट्स जो है डेटाबेस में दे कंटेन ऑफन कंटेन डिटेल इंफॉर्मेशन एट प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट लेवल, ठीक है. ब्रांड, कैटेगरी, सप्लायर, प्लेस, मेड, प्राइस. It is useful to be able to summarize large sets of items related to Christmas. General description of such data. Attribute oriented induction. Data generalization and summarization based characteristics. 1989 में ये वाला propose हुआ था attribute oriented induction. It perform offline aggregation before an OLAP or data mining query is submitted for processing. Online data analysis technique, however, those no inherent barrier distinguishing the two approaches based on online aggregation versus offline pre-computation. Analytical characterization in data mining. जैसे एक सिचुएशन यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम लोग ये श्योर नहीं कि कौन सा एट्रीब्यूट को क्लास कैरेक्टराइजेशन में इंक्लूड करना है और किसको क्लास कंपैरिजन में करना है, ठीक है. तो हम लोग बहुत सारे एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई कर सकते हैं. तो जितना ज्यादा एट्रीब्यूट्स हम लोग स्पेसिफाई करेंगे उतना ज्यादा सिस्टम स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है. इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन. तो एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? Measure of attribute relevance analysis that can be used to help identify irrelevant or weakly relevant attributes. जो irrelevant है और weakly relevant attributes है उसको identify करना, ठीक है. That can be excluded from the concept description process. The incorporation of this processing step into class characterization or comparison is referred to as analytical characterization or analytical comparison. Why analytical characterization? The first limitation of OLAP tool is the handling of complex objects. The second limitation is the lack of automated generalization process. User must explicitly tell the system which dimension should be included in the class characterization and how high a level each dimension should be generalized. Usually, it is not difficult for a user to instruct a data mining system regarding how high a level each dimension should be generalized. यहाँ पर देखते हैं हम लोग. Default values such as 2 to 8 can be set by data mining system. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे generalized कर रहे हैं. The class comparison that includes such analysis is called analytical comparisons. Attribute relevance analysis में data collection. Data collection मतलब collecting data for both target class and contrasting class by query processing. फिर है preliminary relevance analysis. Identifies a set of dimension on which selected relevance measure is to be displayed. फिर remove irrelevant and weakly relevant attributes. हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे ये वाला बात. Using the selected relevance analysis. Generate the concept description using AOI. So we need to perform the attribute oriented induction process using less conservative set of attribute. Generalization thresholds. If descriptive data mining is class characterization, only ITCWR is included
और क्लास कंपैरिजन में बोथ ITCWR और ICCWR को इंक्लूड किया जाएगा। तो रिलेवेंट मेजर्स, यहाँ पे कुछ मेजर्स यूज हो रहा है, उस मेजर्स का मतलब यूनिट है इंफॉर्मेशन गेन ID3, गेन रेशियो C4.5, गिनी इंडेक्स, चाई स्क्वायर कंटिंजेंसी स्टेबल स्टैटिस्टिक, अनसर्टेनिटी कोफिशिएंट। तो S contains SI tuples of class CI, I whether I belongs to set। तो ये जस्ट फॉर्मूला दिया हुआ है कि इंफॉर्मेशन मेजर्स का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ SI/S log 2 SI/S। ठीक है। एंट्रोपी जो है सबसेट्स में पार्टीशन करने के काम में आता है, यहाँ एंट्रोपी का फॉर्मूला दिया हुआ है। ये सब अलग अलग यूनिट्स है। ठीक है। एग्जाम्पल एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन, माइंड कैरेक्टर डिस्क्राइब ग्रेजुएट स्टूडेंट यूजिंग एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन। उसमें एट्रीब्यूट नंबर क्या क्या है, नेम, जेंडर, मेजर, मेजर तो कौन सा सब्जेक्ट में कर रहा है, बर्थ प्लेस, बर्थ डेट, फोन एंड GPA। डेटा कलेक्शन, टारगेट क्लास, कंट्रास्टिंग क्लास, कैंडिडेट रिलेशन फॉर टारगेट क्लास ग्रेजुएट स्टूडेंट, समेशन इज 120। तो यहाँ जस्ट जेंडर है, मेजर है, बर्थ कंट्री, एज रेंज, GPA और ये काउंट। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट में जेंडर, मेजर, बर्थ कंट्री, एज रेंज, GPA, काउंट। You need to calculate the expected info required to classify an arbitrary tuple. We need to calculate the entropy of each attribute. Also calculate information gain for each attribute. एक मिनट, इसका मैं नोट्स पहले भेज देता हूँ, है ना। ओके सर। भाई एनालिटिकल कैरेक्टराइजेशन एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच है। ठीक है। इररिलेवेंट एट्रीब्यूट्स को रिकॉग्नाइज करना और मतलब दैट कैन बी अनऑथराइज्ड फ्रॉम कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन प्रोसेस। फिर यूजर कैन डिफाइन टारगेट एंड कंट्रास्टिंग क्लासेस। रीजंस फॉर एट्रीब्यूट रिलेवेंस एनालिसिस, विच डायमेंशंस मस्ट बी इंक्लूडेड, कौन सा डायमेंशन को इंक्लूड कर सकते हैं, कौन सा हाई लेवल ऑफ जनरलाइजेशन प्रोड्यूस कर सकता है, कौन सा नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है। ये रीजन से हम लोग एट्रीब्यूट रिलेवेंस एनालिसिस करते हैं। डेटा कलेक्शन तो बता दिए थे।
रिमूव में क्या होता है, इररिलेवेंट और वीकली रिलेवेंट एट्रीब्यूट्स को हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। मतलब जो कॉलम्स का जरूरत है नहीं, ठीक है, तो उसको रिमूव कर देना, या जो कॉलम्स का यूज कभी होगा नहीं, ठीक है, उसको रिमूव कर देना, ठीक है। Concept description using AOI, implement AOI less conservative set of attributes, ठीक है। If the descriptive mining function is class characterization, only the original target class is included, ठीक है। अगर class characterization है तो सिर्फ target class को include करेंगे। Only original target class working relation is included। descriptive mining function में class comparisons, original contrasting class working relation को include किया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास कर लेंगे ना। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक।